हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आईएस में आपका स्वागत है दोस्तों। डे 7 का हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए। हम लोग इन्वायरमेंट से स्टार्ट किया था, वो डे नंबर आज हमारा 7 है। आपको पता है डेली हम एमसीक्यू आपको रात के 8 बजे दे देते हैं और अगले दिन उसका रात के 9 बजे आपका सोल्यूशन हम लोग अपलोड करते हैं। ठीक है, तो ये सोल्यूशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो हमने दिया था अभी तक हम लोगों ने इन्वायरमेंट में 277 क्वेश्चन तक कर लिया है। और डे नंबर 7 में हमने क्वेश्चन आपको दिया था 278 से लेके। देखिए टोटल जो हमने क्वेश्चन दिया था डे 7 में, टोटल 40 कितने टॉपिक्स दिए थे? 68 टॉपिक्स। तो क्वेश्चन जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 278 से स्टार्ट, और ये कंटिन्यू हुआ था 345 तक। ठीक है, तो लगभग आप समझ लीजिए 65 कितने क्वेश्चन हो गए, 45 इधर और उधर हो गया आपका 23 क्वेश्चन, है ना। लगभग 68 क्वेश्चन के आसपास हुआ मोटा मोटी। ठीक है, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसा मैंने, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है कि जो क्वेश्चन से टॉपिक, जिस टॉपिक से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो उस टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में आगे पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आगे हम लोग टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपका दिया गया है, फिर हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन। ठीक है, जैव विविधता का डिक्लाइन, उसके लिए कुछ डेटा है। डेटा वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मोटा मोटा आपको समझना है कि विश्व में जितना लैंड है, ज़मीन है, उसका 23% लैंड जो है वो, उसका प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता घटा है। क्यों? उसका लैंड डिग्रेडेशन के कारण, भूमि क्षरण के कारण। ठीक है, जंगल को काट काट के, ठीक है, 50% एग्रीकल्चर का विस्तार हुआ है जंगल को काट के। ठीक है, अगर हम 90-100 से देखें तो जो समुद्र का जो स्तर है, ग्लोबल सी लेवल, वो लगभग समझ लीजिए 20 सेंटीमीटर के आसपास इंक्रीज हुआ है। ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। अगर 1980 से देखेंगे तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है, जिसमें CO2, मीथेन और ये सब आता है, वो 10 कितना बढ़ा है? 100% बढ़ा है, मतलब 2 गुना हो गया है। ठीक है, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर 0.7 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ा है। प्लास्टिक पोल्यूशन भी है, 1980 से बढ़ा है। ठीक है, और कोस्टल एरिया में रहने वाले 10 करोड़ से 30 करोड़ जो लोग हैं पूरे विश्व में, वो बाढ़ से पीड़ित हैं, बाढ़ आने का उसमें खतरा है। ठीक है, अगर हम माइनिंग की बात करें, खनन का, तो जितना भी लैंड है उसका मात्र, हम लोग माइनिंग जो करते हैं वो 1% लैंड से भी कम करते हैं। लेकिन माइनिंग के कारण, खनन के कारण इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। करते तो 1% से कम है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पड़ता है, माइनिंग का, खनन का। ठीक है, कैसे आपको पता है? पोल्यूशन होता है माइनिंग के कारण, प्लस आपका उस एरिया को, जंगल वंगल को आपको काटना पड़ेगा आसपास, है ना। पोल्यूशन हो जाएगा, फिर उससे मिनरल विनरल निकलेगा, तो उसको प्रोसेसिंग करने में भी डस्ट पार्टिकल्स, ये सारा चीज़ होता है। ठीक है, क्लियर है। फिर प्लस माइनिंग से आपको पता है मीथेन वीथेन गैस भी निकलता है, जो ग्लोबल वार्मिंग करता है। तो ये सारा चीज़ें, ठीक, खासकर कोल माइनिंग से। ठीक है, उसी तरह से जो हमारा एक IPBES इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी, जो हमारा बॉडी है ना, प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विस, जिसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जिस तरह IPCC है क्लाइमेट चेंज के लिए, उसी तरह बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम के लिए क्या है? IPBES। ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। तो उसके अनुसार ये बोलता है कि ह्यूमन एक्टिविटी, मानव के गतिविधि के कारण लगभग 10 लाख स्पीसीज जो है वो खतरे में है। ठीक है, इन्वायरमेंट को जो लोग बचा रहे हैं वो, ठीक है, उनको भी अपना जीवन खोना पड़ रहा है, उन पे अटैक होता है और उन पे जो है उनको मार दिया जाता है। और लगभग 2002 से लेकर 2013 तक लगभग 1500 एक्टिविस्ट या जर्नलिस्ट जो है, पर्यावरण संरक्षकों या पत्रकार का हत्या हो चुका है। तो ये कुछ डेटा है जो आपका मेंस में काम आएगा, ठीक है, लिखने के लिए। फिलहाल प्रीलिम्स का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मोटा मोटा याद रखना कि सारा चीज़ बढ़ा है, चाहे प्लास्टिक पोल्यूशन हो, एग्रीकल्चर हो, जंगल का कटना हो, वो सब सारा चीज़ बढ़ा हुआ है। सी लेवल राइज बढ़ा हुआ है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन बढ़ा है, सारा बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो WWF जो है एक संस्था है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, एक NGO टाइप का भी इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट लेके आता है 2 साल में एक बार, जिसका नाम है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। क्या लेके आता है? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। अब नाम से पता चल रहा है, प्लैनेट में जो लिविंग है, लिविंग मतलब प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारा चीज़ें, मैमल, एम्फीबियन, तो उसका पॉल्यूशन कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है, उसके बारे में रिपोर्ट लेके आता है। 2 साल में एक बार आता है। 2022 में रिपोर्ट आया था। उसके अनुसार जो है, जंगली जो जीव जंतु होते हैं, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, जनसंख्या उनका घटा है, चाहे मैमल हो, बर्ड हो, एम्फीबियन हो। पिछले 50 साल में उनका पॉपुलेशन जो है वो घटा हुआ है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा डिक्लाइन जो हुआ है पॉपुलेशन का, वाइल्ड लाइफ का, जंगली जीवन का, और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन। आपको पता है यहाँ पे अमेजन फॉरेस्ट है लैटिन अमेरिका में। ठीक है, कैरिबिया के आसपास आपको बहुत ज़्यादा इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, और जंगल वहाँ बहुत तेज़ी से कट रहा है, आप सुने भी होंगे, अमेजन फॉरेस्ट बहुत तेज़ी से
क्षरण हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है पड़ रहा है वाइल्ड लाइफ पोल्यूशन पे कहाँ पे? लैटिन अमेरिका में और कैरेबियन में। लैटिन अमेरिका किसको बोलते हैं? जहाँ पे लैटिन भाषा बोला जाता है। इसमें जनरली सेंट्रल अमेरिका को और नॉर्थ अमेरिका को हम लोग रखते हैं, ठीक है? जो आपका शुरू होता है, ठीक है, बेलीज, होंडुरास से लेके आपका अर्जेंटीना तक पूरा ऊपर से नीचे, है ना? ज्योग्राफी में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे मैप के बारे में, ठीक है? और अफ्रीका में जो है 66% डिक्लाइन हुआ है और एशिया पैसिफिक में 55% डिक्लाइन हुआ। सबसे ज़्यादा डिक्लाइन 94% मतलब डिक्लाइन मतलब पहले 50 साल पहले जितना जीव जंतु लैटिन अमेरिका कैरिबियन में था उसका 94% वहाँ पे कम हो गया, 6% ही बचा हुआ है, ठीक है? फ्रेश वाटर अगर स्पीसीज देखेंगे तो वो भी पूरे विश्व में जो ऐसे जीव जंतु जो ताज़ा पानी में रहते हैं उनका डिक्लाइन जो है पिछले 50 साल में 83% हुआ है। तो ये डेटा कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है कि लैटिन अमेरिका में सबसे ज़्यादा जीव जंतु का क्षरण हुआ है और ये लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट को WWF लेके आता है, जो एक NGO है। 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट आता है बस, ठीक है? उसी तरह से पक्षियों के लिए एक रिपोर्ट है जिसका नाम है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड्स रिपोर्ट। तो ये विश्व में जितने भी पक्षियाँ हैं, है ना, मोटा मोटी उसका क्या स्टेटस है, उसका उसका घट रहा है संख्या, बढ़ रहा है, तो उसको लिए स्टेट ऑफ द बर्ड्स रिपोर्ट आता है, वर्ल्ड बर्ड्स रिपोर्ट। मतलब वैश्विक पक्षियों की स्थिति क्या है रिपोर्ट का, उसका नाम है, ठीक है? कौन लेके आता है? एक NGO है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, वो लेके आता है। याद रखिए IUCN लेके नहीं आता है, ठीक है? ये कुछ कुछ बोला है, इसका मतलब ये बोला है कि बहुत सारा 50% लगभग जो पक्षी हैं उसकी प्रजातियाँ जो है उनकी पॉपुलेशन घट रही है, ठीक है? तो ये बस आपको उतना काम का पूरा डिटेल काम का नहीं है, बस ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि बायोडायवर्सिटी का लॉस होता है, ठीक है, जैव विविधता का हानि होता है, तो उसके लिए 4 मुख्य कारण को बताया गया है। पहला है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण, ठीक है? दूसरा अर्बनाइजेशन, आप शहर बनाएँगे दोस्तों तो उसके लिए जंगल-वंगल आप काटेंगे, है ना? ठीक है? तो आपको शहरीकरण भी एक बहुत बड़ा कारण है लॉस होने का, बायोडायवर्सिटी का, प्लांट एनिमल का। एग्रीकल्चर आप भी बढ़ाएँगे तो जंगल को काटेंगे, तो उसके कारण भी। और इंटरनेशनल ट्रेड, व्यापार जो होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसमें जानवर का हड्डी, जानवर का मांस, जानवर का जो है सींग-वींग, है ना? उसका फिर ब्लड-व्लड बहुत सारा चीज़ होता है जानवर का जो ट्रेड किया जाता है, स्किन-वस्किन, चमड़ा-वमड़ा, ये सारा चीज़ है। तो ये सब सारा जो 4 कारण मुख्य कारण हैं जो बायोडायवर्सिटी को लॉस के लिए है, ठीक है? एक टर्म है जिसका नाम बोलते हैं ट्रॉपिकल कैस्केड। कैस्केड का मतलब होता है एक मतलब खत्म होना चीज़, आप समझ लीजिए कैस्केडिंग इफेक्ट होता है कि एक को खत्म किया तो दूसरा हो जाएगा, ठीक है? कैस्केडिंग मतलब एक के बाद एक, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर समुद्र का मतलब अगर आप ग्रीन हाउस गैस बढ़ाएंगे तो ग्रीन हाउस गैस बढ़ाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग ये सब बढ़ेगा, उसके कारण आपका बर्फ पिघलेगा और फिर समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, तो एक कारण दूसरे से लिंक है, तो उसको कैस्केड बोलते हैं। तो ये ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक मतलब क्या होता है? ट्रॉपिक मतलब ट्रॉपिक लेवल, पोषण स्तर, जिसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो ट्रॉपिक कैस्केड मतलब ऐसा परेशानी जो ट्रॉपिक लेवल पे हो रहा है, पोषण स्तर पे हो रहा है, किसको? हर्बीवोर, कार्निवोर और उनको, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक कैस्केड, ठीक है? तो ये तब होता है जब हाइयर या लोअर ट्रॉपिक लेवल को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है? इट ऑकर्स व्हेन स्पीशीज एट ए हाइयर और लोअर ट्रॉपिक लेवल इज रिमूव। जैसे मान लीजिए आप किसी इकोसिस्टम से शेर को हटा दीजिए, ठीक है? तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि बकरी बकरी की संख्या बढ़ जाएगी तो ज़्यादा घास खाएगा तो पूरा एरिया जो है वो घास से ख़त्म हो जाएगा और फिर वहाँ पे इरोजन होगा, अपरदन होगा और फिर उस एरिया में बायोडायवर्सिटी इकोसिस्टम जो है तबाह हो जाएगा। या फिर आप लोअर ट्रॉपिक लेवल को हटा दीजिए, उसके बकरी ही हटा दीजिए, तो बकरी हटा देंगे तो शेर मर जाएगा, ठीक है ना? तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, समझ रहे हो? तो जब भी हम हाइयर या लोअर ट्रॉपिक लेवल से स्पीशीज को हटाते हैं तो उसके कारण बाकी पे पूरे फूड चेन पे एक इफेक्ट लगता है, ठीक है? जैसे अगर आप प्रेडेटर को हटा देंगे, शिकारी वाला को, तो हर्बीवोर बढ़ेगा तो वो पूरा एरिया का वेजिटेशन खा जाएगा, घास-वास खा जाएगा, तो सॉइल इरोजन होगा, पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक कैस्केड। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक कैस्केड। ये देखो ट्रॉपिक नहीं है, ट्रॉफिक है। तो 2 में चीज़ में कन्फ्यूज़ नहीं कीजिएगा, एक है ट्रॉपिक और एक है ट्रॉफिक, ठीक है? तो ट्रॉपिक मतलब होता है उष्णकटिबंधीय, है ना? और ट्रॉफिक मतलब होता है पोषण स्तर, जिसमें हम लोग इकोसिस्टम के अनुसार हम जो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ठीक है? तो यह थोड़ा याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये ट्रॉपिक लेवल नहीं है, ट्रॉफिक लेवल है। क्या है? ट्रॉफिक, ठीक है? पोषण स्तर। अब देखो WWF जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, उसने जो है बायोडायवर्सिटी को लॉस होने के पीछे, जैव विविधता के हानि के पीछे 6 कारण को बताया है। उस कारण को आपको याद नहीं रखना है, बस मोटा-मोटा समझना है। पहला है कृषि के कारण। कृषि के कारण क्या होगा? आप एग्रीकल्चर
जब करेंगे तो किस पे करेंगे? ज़मीन आप खेत चाहिए, खेत कैसे बनेगा? जंगल को आपको काटना पड़ेगा, तो बायोडायवर्सिटी लॉस होगा। जब शिकार भी होता है तो उसके कारण बायोडायवर्सिटी लॉस होता है। लॉगिंग, लॉगिंग मतलब आप पेड़ जंगल को काटिए लकड़ी के लिए, तो लकड़ी काटेंगे, जंगल को काटेंगे लकड़ी के लिए, तो धीरे-धीरे जंगल साफ होगा, उसको लॉगिंग बोलते हैं, लकड़ी कटाई। फिर पॉल्यूशन के कारण भी जंगल का नाश होगा, बायोडायवर्सिटी का। इन्वेसिव स्पीशीज़, बाहर से कोई आक्रामक प्रजाति आ जाएँगे, जानबूझ के या अनजाने से, ठीक है ना? अब इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो उसके कारण बायोडायवर्सिटी का लॉस होता है, जिसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था। प्रोसोपिस जूलीफेरा, लैंटेना कैमेरा, यूकेलिप्टस, ये सब क्या है? इन्वेसिव स्पीशीज़ है कि नहीं? फिर क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण भी हमारा बायोडायवर्सिटी का लॉस होता है। तो ये 6 कारण हैं जिसको WWF ने बोला। जब भी मेंस का इस तरह का क्वेश्चन हो बायोडायवर्सिटी लॉस को लेके, तो जब आपको ये रेफरेंस दे देंगे कि अकॉर्डिंग टू WWF के अनुसार 6 मेजर थ्रेट है बायोडायवर्सिटी का, तो आपको आधा नंबर अधिक मिल जाएगा, क्योंकि आपने अच्छा वर्ड यूज़ किया WWF, बाकायदा पूरा अच्छे से आपने लिखा है, ठीक है? अगर जनरली लिखेंगे कि मेजर काउजेज है बायोडायवर्सिटी का ये, और आप एक कोई बच्चा लिखेगा कि रेफरेंस देके WWF के अनुसार, तो आपको नहीं लग रहा है कि जो WWF लेगा उसको आधा नंबर अधिक मिलेगा, क्योंकि उसने कोई भी पॉइंट को सब्सटेंशिएट किया, अच्छे से बताया। अब देखते हैं हम लोग कि जो हैबिटेट लॉस होता है, ठीक है, जो आवास का हानि होता है। आवास का हानि मतलब जहाँ पे वो रह रहा था, जीव जंतु जहाँ पे रह रहे थे, उसका घर हुआ, घर को आप उसको तोड़ दीजिए। जंगल में रहो, जंगल को काट दीजिए, बीच से रोड बना दीजिए, नेशनल पार्क का बाउंड्री को छोटा कर दीजिए, वहाँ पे लोगों को रहना अलाउ कर दिए, टूरिज्म अलाउ कर दिए, तो वहाँ का उनका हैबिटेट लॉस होगा। और फ्रेगमेंटेशन वही हुआ, जैसे पूरा एरिया था, यहाँ पे जंगल में वो लोग रहते थे, बीच से आपने रोड निकाल दिया, तो ये एरिया अलग हो गया, तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट हो गया। यहाँ से आपने रोड निकाल दिया, यहाँ पे आपने डैम बना दिया, या फिर यहाँ पे टूरिज्म अलाउ कर दिया, होटल बना दिया, तो आपका जो पूरा कंटिन्यूअस एरिया था वो छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट गया, तो उसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो हैबिटेट लॉस मतलब समझिए आवास का हानि, और फ्रेगमेंटेशन मतलब आवास जो था वो छोटे-छोटे टुकड़ों में आपने बाँट दिया, मैन मेड का के कारण, है ना? तो हैबिटेट लॉस क्या होता है? रिडक्शन ऑफ स्पेस वेयर स्पीशीज लिव एंड रिप्रोड्यूस। वह स्थान, ठीक है, जहाँ पे प्रजाति का रहना और प्रजनन की जगह कम हो जाती है, तो उसको हम लोग हैबिटेट लॉस बोलते हैं, ठीक है? समझे? देखो, जब हमारा बहुत पहले की बात है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो उष्णकटिबंध वर्षावन हुआ करता था, वो पूरे अर्थ का 14% हुआ करता था। लेकिन अभी जो है मात्र 6% ही बचा, मतलब पूरे पृथ्वी पे जितना भी एरिया है उसका मात्र 6% एरिया में आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पहले ये 14% हुआ करता था, मतलब जंगल अब कम हुआ है, मतलब हैबिटेट जो है लॉस हुआ है, फ्रेगमेंटेशन हुआ है, ठीक है? जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, अमेज़न वर्षावन है, उसको भी काट-काट के उसको बनाया जा रहा है, घास मैदान बनाया जा रहा है, ताकि वहाँ से जानवर जो है चरेंगे और दूध देंगे, और फिर उनका प्रोडक्शन होगा एनिमल का, और जंगल कट रहा है इससे, है ना? फार्मलैंड बनाया जा रहा है कृषि के लिए, ठीक है? और जो वेटलैंड है, जो आपको पता है वेटलैंड ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको लैंडफिल, वहाँ पे कूड़ा-कचरा भरने का बना दिया जा रहा है। आप देखे होंगे पहले गाँव में या शहर में भी, पहले जो तालाब-उलाब हुआ करता था, वो इतना ज़्यादा गंदा हो गया है कि वहाँ पे पूरा वो खत्म हो गया है। नाला-वाला बन गया, दुर्गंध दुर्गंध करता है। ठीक है, और आपको पता है कि नेहरू विहार का जो मेन वाला जो नाला है, आप देखिए वो कितना गंदा है और कितना उसमें पॉल्यूटेड है, वो कितना महकता है वो, है कि नहीं? अगर जो दिल्ली में नेहरू विहार में रखते होंगे उसको पता होगा। उसी तरह से हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन मतलब ये हुआ, जब बड़ा कंटिन्यूअस हैबिटेट आवास जो है जानवर का, वो छोटे-छोटे पैचेज़ में टूट जाएगा, तो उसको हम लोग बोल देंगे हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ठीक है? तो पहले पूरा जंगल में अच्छे से रह पाते थे, शेर इधर से दौड़ता था, फिर प्रजनन करता था, सेक्स फिक्स करता था और उनका पॉपुलेशन बढ़ता था। लेकिन जब बीच से आप घर काट दोगे, इसी ठीक उसी तरह का हाल है, जैसे कोई बड़ा घर है, उसमें सब मिल-जुल के एक जैसा साथ रह रहा है, ठीक है? उनका जनसंख्या भी ठीक-ठाक, बटा खा रहा है, पी रहा है, तंदुरुस्त हो रहा है। जब इसी घर को आप छोटा कर दीजिएगा, ठीक है? तो ये इनसे इसका बात बन, इससे इसका बात बन, ठीक है? तो इसमें जो पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी होता था, लेकिन अब जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होगा, और हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा है, पहले के क्लासों में, जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होने से सर्वाइव करने का जो चांस है दोस्तों, वो घट जाता है। तो हैबिटेट लॉस होने से, फ्रेगमेंटेशन होने से आपका जो चांस होता है उन जानवरों का लंबे समय तक सर्वाइव करने का, वो घट जाता है। और क्यों हमारा हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो रहा है? क्योंकि आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसमें, जंगल को, ये पूरा जंगल था, आपने यहाँ पे खेती करने लगा, तो इसका हैबिटेट यहाँ पे टूट गया। डैम बना देंगे, हाईवे बनाएँगे, माइनिंग करेंगे, तो उनका हैबिटेट जो होगा वो टूटेगा, ठीक है? तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? वही कि बैरियर इफ़ेक्ट हो जाएगा, एक बीच में आपको उसको बाधा बना दिए, और जो उनका जीन भी जो है वो डैमेज हो जाएगा। जो मैंने बताया कि अगर वो ल
आपस में कम्युनिकेट करता है, सेक्स करता है, रिप्रोड्यूस करता है, तो उसका जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ता है, सर्वाइव होने का चांस भी आपका बढ़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल इसमें दिया गया है बाघ और कोआला का। तो कोआला आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। कोआला आपने देखा होगा, बहुत क्यूट सा जानवर होता है, ठीक है। तो वो अब वहाँ पे वो विलुप्त हो रहा है, क्यों? क्योंकि कोई बीमारी के कारण वो इनब्रीडिंग करने लगे, अपने में सेक्स करने लगे, और उनका एरिया छोटा हो गया, ठीक है, और वापस में सेक्स नहीं करने लगे, मतलब पूरा एरिया में, तो उसके कारण नुकसान हो। उसी तरह से बाघ भी दिक्कत हो रहा है उनको, क्योंकि बीच में हाईवे वाईवे बनाने से उनका इनब्रीडिंग का रिस्क है। इनब्रीडिंग मतलब अपने में वो फिर रिप्रोड्यूस करने लगे लोकल में ही, पूरा एरिया में नहीं। पूरा एरिया में नहीं जब सेक्स करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, तो आप देखिए उसका डाइवर्सिटी चेंज नहीं होगा। समझ में आया? जैसे कि मान लो, देखो ये है पूरा एरिया, यहाँ से आपने रोड बना दिया ऐसे करके, ठीक है, हाईवे बना दिया ऐसे, ठीक है। अब देखो पहले क्या होता था कि यहाँ पे मान लो एक नर है, एक मादा है, शेर, ठीक है। तो मान लो इनको कोई बीमारी है, इसको भी कोई बीमारी है, मान लो नहीं भी है, तो जो रिप्रोड्यूस करेगा, फिर जो बच्चा होगा, जाहिर सा बात है उसको भी कोई जेनेटिक बीमारी अगर इनमें है, तो इसको भी हो सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये रोड नहीं होता, ये रोड नहीं होता, ठीक है, ये रोड नहीं होता, और यहाँ पे इनको जेनेटिक बीमारी होता है, ये नर को, ये मेल को, और ये फीमेल को होता, ठीक है, और ये मेल होता, फिर इनको बीमारी नहीं होता, तो ये जो मेल है इस फीमेल से रिप्रोड्यूस करता, तो जो बच्चा है ज़्यादा चांस है कि वो, उनको जेनेटिक बीमारी उतना नहीं होता अगर ये आपस में करते तो। लेकिन जब चूँकि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण, फ्रेगमेंटेशन के कारण ये आपस में ही कर पाएंगे, इसलिए जो बच्चा जन्म लेगा वो भी लंबे समय तक मतलब जिंदा नहीं रह पाएगा। तो यही है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होने से इनब्रीडिंग होने लगता है, आपस में ही वो स्थानिक रूप से जो है इनब्रीडिंग करने लगते हैं, सेक्स करने लगते हैं, और जिसके कारण उनका सर्वाइव करने का चांस घट जाता है। अगर कोई बीमारी भी फैलेगा तो तेज़ी से वो फैल जाएगा, कोई दूसरे एरिया में जा नहीं पाएंगे। मान लो पहले मान लो जंगल में यहाँ पे आग लगता था, ठीक है, रोड नहीं था बीच में, तो ये दूसरे एरिया में भाग जाएगा। लेकिन जब बीच से रोड ऐसे आ गया, ठीक है, या बाउंड्री कर दिया आपने, तो यहाँ पे आगे जंगल में आग लग रही है, भाग भी नहीं पाएगा बेचारा, यहीं पे जल के मर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये सब जो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होता है वो बहुत ही नुकसान होता है जानवर के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, ये आपको ध्यान में भी होना चाहिए कि आप याद रखिए, जो काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, उस पे NH-37 उसे क्रॉस करता है। फिर ठीक है, कर्नाटका में NH-44 जाता है, ये आपको याद होना चाहिए, पूछ सकता है आपसे। मान लिया ऑप्शन में एक स्टेटमेंट दे दिया कि NH-37 पासेस थ्रू काजीरंगा नेशनल पार्क, तो ये ठीक रहेगा, ठीक है। उसी तरह से नागजीरा और सिमलीपाल जो कॉरिडोर है, सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में है, तो उस पे NH-6 जाता है। ये डेटा थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि हैबिटेट लॉस होने से फ्रेगमेंट, ठीक है, कैसे जो है आपका जानवर को नुकसान होता है फ्रेगमेंटेशन से। दूसरा हमारा पॉइंट है एलियन या इन्वेसिव स्पीसीज। एलियन स्पीसीज वो होता है जो बाहर से आया है, जैसे मान लो ये नेशनल पार्क है, बाहर से मतलब विदेश से नहीं, बाहर से मतलब ये नेशनल पार्क में जो नहीं मिलता था नेचुरली रूप से, बाहर से आपने लाया, या हवा से उड़ के, या किसी भी तरीका से आ गया, जानबूझ के आया, या फिर अपने से आ गया, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलियन स्पीसीज। अब देखो जितने भी बाहर से जीव जंतु आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नुकसान होगा, ठीक है, हो सकता है वो वहीं पे घुल मिल के रह लेगा, कोई दिक्कत नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे स्पीसीज अगर किसी एरिया में आ रहा है और वहाँ के बायोडाइवर्सिटी को वो नुकसान पहुंचा रहा है, बाकी को मार दे रहा है, और अपने इतना तेजी से ग्रो कर रहा है कि बाकी के बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वैसे को हम लोग बोलते हैं इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, IAS, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। इन्वेसिव एलियन स्पीसीज से भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, ठीक है, तो ये चीज़ है। एग्जाम्पल इसमें दिया गया है शोला फॉरेस्ट का। शोला जो फॉरेस्ट है दोस्तों, वो वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में मिलता है, ठीक है। और ये आपको कहाँ पे मिलेगा? नीलगिरी में मिलेगा, और ये पहाड़ पे मिलता है। और ये अब देखो ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया के ये जो 23 डिग्री है कर्क रेखा, उसके जो नीचे वाला पोर्शन ये ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल में उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। और ये माउंटेन में मिल रहा है, नीलगिरी माउंटेन में, इसीलिए जो शोला फॉरेस्ट है उसको हम लोग टेम्परेट माउंटेन फॉरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन बोला जाता है, जो नीलगिरी में आपको मिलता है, ठीक है। ये ग्रासलैंड के बीच बीच में रहता है, ठीक है। और ये बहुत हाइट में रहता है, अल्टीट्यूड में, तो इसके कारण यहाँ पे जो फॉग होता है, फॉग, ठीक है, धुंध, उसको कम मिलता है। लेकिन शोला फॉरेस्ट जो है वो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज के कारण नुकसान उसको हो रहा है। कुछ पेड़ पौधा को जानबूझ के वहाँ पे लगाया गया है शोला फॉरेस्ट में, जैसे यूकेलिप्टस है, चाय का खेती हम लोग करने लगे हैं, अकेसिया वाटर लगाने लगे हैं, लेंटेना आ गया है,
पार्थेनियम आ गए, ये सब जो है आईएस है, क्या है, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, जो 16 फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। उसी तरह नीलगिरी में हम लोग क्या करने लगे, जंगल को काट के हम लोग ग्रासलैंड लगाने लगे। ठीक है, ग्रासलैंड लगाने लगे। पहले यहाँ पे क्या था, ग्रासलैंड लगाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ग्रासलैंड ठंडे एरिया में नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ठंडा है। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो पहाड़ पे भी अब गर्मी होने लगा है। ठीक है, और बर्फ जो था, वो बर्फ वर्फ टाइप का जो था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। कम होने के कारण वहाँ पे अब जंगल को काट के घास लगाना आसान है। लेकिन 16 फॉरेस्ट, आपको पता है फॉरेस्ट का जो प्रोडक्टिविटी होता है, ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट में जो रोल होता है इकोसिस्टम में, वो ग्रासलैंड से अच्छा होता है। ठीक है, क्लियर है, हमने पहले भी पढ़ा है आपको। ठीक है, तो फॉरेस्ट तेजी से एक्सपैंड होने के कारण जो है ग्रासलैंड जो है वो हमारा, ठीक है, तो जंगल जो है में फ्रोस्ट जो का समय था, वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण उसका जो है घट रहा है। इसी कारण जंगल जो है फ्रोस्ट मतलब समझ लो। ठीक है, तो ग्रासलैंड अब धीरे धीरे जो है वो हमारा, जंगल बढ़ने के कारण जो ग्रासलैंड है उसको नुकसान हो रहा है ना। तो ये चीज़ है। उसके बाद देखते हैं फ्रोस्ट रिडक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज। तो जंगल में जो है फ्रोस्ट है वो गर्मी के कारण कम हो रहा है, और इन्वेसिव एलियन स्पीसीज जो है आईएस वो हमारा बढ़ रहा है। तो सो देखो, अकेसिया प्लांटेशन हमारा बढ़ रहा है 16 फॉरेस्ट में और ग्रासलैंड ये सब में। ठीक है, और ये सबको 16 फॉरेस्ट को और ग्रासलैंड को खाता कौन है, नीलगिरी ताहर। तो नीलगिरी ताहर को भी नुकसान हमारा हो रहा है। ठीक है ना। फिर एक टोडा ट्राइब जो है तमिलनाडु में रहती है, साउथ इंडिया में, वो 16 ग्रासलैंड पे ही डिपेंडेंट है। 16 फॉरेस्ट बोलिए, 16 ग्रासलैंड बोलिए, वो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो लेकिन जब 16 ग्रासलैंड नुकसान होने लगेगा, ठीक है, क्योंकि वेजिटेशन चेंज होने के कारण, राइट, तो बाकी पेड़ पौधा जीव जंतु को भी नुकसान होगा। ठीक है, अब है कि हाउ आर इन्वेसिव स्पीशीज इंट्रोड्यूस। तो जो हमारा आक्रामक प्रजाति होते हैं वो कैसे आते हैं। तो ये हो सकता है कि मानव के कारण वो आ गया हो। ठीक है, मानो आदमी मान लो कहीं एक एरिया से दूसरे एरिया में आए, तो उसका जूता में सट के आ सकता है, या जानबूझ के उसको अच्छा लग रहा था कोई चीज़ तो वहाँ जाके लगा दिया सुंदरता के लिए, या फिर बिना जाने से भी आ सकता है ना। तो उसको उस तरह से ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन उसका होता है। आपको पता है जहाज जो होता है, पानी जहाज, जैसे एक एरिया से पानी जहाज दूसरे एरिया में जब जाता है, मान लो यहाँ पे है अमेरिका के कोस्ट पे, ये यूएसए है, यहाँ पे कोई सामान ये लोड हो रहा है, तो आपको पता है कोई भी सामान जहाज में लोड होने से पहले यहाँ पे जहाज में थोड़ा पानी डाला जाता है, ताकि वो स्टेबल रहे, है ना। तो पानी डाल दिया आपने, अब यहाँ पे ये सामान लेके जो है अमेरिका आया। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया जाता है, ये जब ये ना पानी है, ये पानी कहाँ का है, अमेरिका का है। ज़ाहिर सी बात है, पानी जब अमेरिका का था तो उसके साथ इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जीव जंतु भी इसमें पानी में आ गए होंगे। ठीक है, वो जब इंडिया में आया तो इंडिया में क्या किया गया, उस पानी को खाली किया गया और सामान को उतारा गया, सामान को उतारा गया। अब देखो ये वाला इंडिया का पानी है, यहाँ पे ये स्पीसीज जो आ गया वो कहाँ का था, अमेरिका का। हो सकता है इसमें बहुत सारे ऐसे स्पीसीज होगा जो यहाँ का इकोसिस्टम को डैमेज करेगा, क्योंकि यहाँ के लिए फिर इनको हो सकता है यहाँ पे मज़ा आ रहा होगा रहने में, और लोकल स्पीसीज को वो नुकसान पहुँचा देगा। तो बन गया ना ये इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। आपने जानबूझ के नहीं लाया, आपका मकसद थोड़ी था कि यहाँ से उठा के इसको ले आने, लेकिन अनइंटेंशनली, ठीक है, आपके इच्छा के बिना वो आ गया। ठीक है, तो चाहे आप जानबूझ के करें या अनजान से, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज जो है वो आ सकता है। ठीक है, तो इन्वेसिव एलियन स्पीशीज से क्या क्या खतरा है, तो डायरेक्ट खतरा है कि नेटिव स्पीशीज को वो खा सकता है, जैसे अफ्रीकन कैट फिश है। ठीक है, वो नेटिव स्पीशीज को खा सकता है, या फिर फूड और रिसोर्स के लिए वो उसके साथ कंपटीशन करेगा, कोई बीमारी फैला सकता है। ठीक है, नेटिव स्पीशीज को प्रजनन करने से, रिप्रोड्यूस करने से वो रोक सकता है, और नेटिव फूड को वो ख़त्म कर सकता है। और भी ये है कि वो तेज़ी से ग्रो करेगा, तो बाकी के लिए न्यूट्रिएंट ये सब का कमी हो जाएगा। मिट्टी को चेंज कर सकता है, मिट्टी में जो पोषक तत्व है उसको वो खा सकता है, ख़त्म कर सकता है, चेंज कर सकता है, और बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने के कारण पूरा रिसोर्स को वो कंज्यूम करती है। ये सब उसका खतरा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इन्वेसिव एलियन स्पीशीज के कारण इन्वायरमेंट को क्या खतरा है। फिर एक है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। जब भी आप रिसोर्स का अति दोहन करने लगेंगे, जब आपको आवश्यकता न, कोई चीज़ का आवश्यकता जब लालच में बदल जाएगा, तो आप चीज़ों का ओवर एक्सप्लॉइटेशन करने लगते हैं, है ना, अति दोहन। उसके कारण आपको पता है तेज़ी से आप लकड़ी काटने लगेंगे, ठीक है, या फिर जीव जंतु को मारने लगेंगे, तो स्पीसीज जो है वो लुप्त होने लगेगा। जैसे खाने के लिए, फर के लिए, मेडिसिनल प्लांट के लिए, ऑयल के लिए, स्किन के लिए, जब भी हंटिंग होता है तो
ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण उनको नुकसान होता है जीव जंतुओं को। जैसे लायन है, टाइगर है, एलिफेंट है, इनको पोचिंग के कारण, शिकार के कारण इनको जो है वो लुप्त होने के कगार पे हैं। ठीक है। अब देखो, स्पीसीज का जो विलुप्त होता है, ठीक है, उसके लिए दो आपका कारण है। एक है आपका डिटर्मिनिस्टिक कारण, नियमात्मक प्रक्रियाएं, और दूसरा है स्टोकेस्टिक प्रोसेस। ठीक है, यादृच्छिक प्रक्रियाएं। ठीक है। तो डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस क्या है? डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस का मतलब एक को आपने खत्म किया, दूसरा भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे डिफोरेस्टेशन, जंगल में काटने लगेगा। ठीक है, या हंटिंग, या ग्लेशिएशन, ग्लेशिएशन मतलब ग्लेशियर का पिघलना, या फिर ग्लेशियर का बनना, या ह्यूमन इंटरफेरेंस, ये सारा जो चीज़ है वो डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस है। कारण प्रभाव, कारण प्रभाव वाला संबंध इसमें होता है। एक होता है स्टोकेस्टिक प्रोसेस, ये रैंडम इवेंट होता है। जैसे अचानक से कुछ हो गया, कोई कारण और कार्य से, डिफोरेस्टेशन में तब होगा ना, जैसे जंगल काटे तो जंगल काटने से जंगल कारण हो गया, काउज, उसके कारण क्या प्रभाव पड़ेगा? जीव जंतु को नुकसान होगा। उसी तरह से शिकार करेंगे तो जीव जंतु को, शिकार करना कारण हो गया और प्रभाव क्या पड़ा? जीव जंतु का नुकसान। तो जब कारण और कार्य, या कारण या जो है प्रभाव का रिलेशन होता है, तो उसको हम लोग को डिटर्मिनिस्टिक, मतलब एक चीज़ दूसरे को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, नियमात्मक बोलते हैं इसको, नियतात्मक। ठीक है। दूसरा होता है स्टोकेस्टिक, जिसमें काउज और इफेक्ट का रिलेशनशिप नहीं होता है, वो अचानक से रैंडम कुछ हो जाता है। जैसे कोई बीमारी फैल गया, ठीक है, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, या रैंडम कोई शिकार होने लगा, या अचानक से वेदर चेंज हो गया, तो वो हो गया स्टोकेस्टिक प्रोसेस। ठीक है, यादृच्छिक प्रक्रिया, बस थोड़ा थोड़ा उसमें समझना है। नेक्स्ट है हमारा को एक्सटिंक्शन। को मतलब होता है दोस्तों साथ, जैसे बोलते हैं ना कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मतलब सहयोग, सहकारी टाइप का कुछ। तो को एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है? एक विलुप्त हुआ, एक्सटिंक्ट हुआ, तो दूसरा भी विलुप्त हो जाएगा। उसको बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। मतलब दो स्पीसीज आपस में इतना जुड़े हुए रहते हैं, इतना एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, डिपेंड होते हैं, कि एक विलुप्त होगा तो दूसरा भी होगा। जैसे मान लीजिए कोरल का देखते हैं, तो कोरल पोलिप अगर विलुप्त होगा दोस्तों, तो जू जेंथले भी जो है मर जाएगा। अगर मान लीजिए कोई एक फिग नाम का एक पेड़ होता है जिसको अंजीर बोलते हैं, तो अंजीर में जो कीड़ा रहता है, पॉलिनेटर जो होता है, जो पॉलिनेट करता है, जिसको परागन क्या बोलते हैं उसको, परागन। ठीक है, तो वो उसी में रहेगा फिग में। अगर फिग मरेगा तो वो भी मर जाएगा। मतलब एक को विलुप्त होने से दूसरा स्पीशीज भी विलुप्त हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसको को एक्सटिंक्शन बोलते हैं। इसमें जो रिलेशन होता है वो होस्ट और परजीवी का होता है। जो परजीवी होता है वो उसी पे रहता है, होस्ट पे ही। होस्ट खत्म, परजीवी खत्म। ठीक है, जैसे पिग्मी हॉग है। पिग्मी हॉग एक पार्टिकुलर ग्रासलैंड पे ही डिपेंड होता है। पिग्मी हॉग एक छोटा सबसे सुअर है, वो उसी ग्रासलैंड पे रहेगा, और ये आपको मानस नेशनल पार्क में ही मिलता है, और पूरे और कहीं नहीं मिलता है। अगर मानस नेशनल पार्क में वो पार्टिकुलर टाइप का जो घास है वो खत्म हो जाएगा, तो पिग्मी हॉग भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा पिग्मी हॉग के बॉडी में एक कीड़ा रहता है, ठीक है, पैरासाइट के रूप में, और वो उसी में रहता है और कहीं नहीं रहेगा। तो पिग्मी हॉग मरेगा तो वो भी मर जाएगा। तो ऐसे रिलेशन जहाँ पे एक स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने से दूसरा स्पीसीज भी एक्सटिंक्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। तो नाम से पता चल रहा है, ऐसा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसा जीव जंतु जिसको हमने मॉडिफाई किया। और कैसे मॉडिफाई किया? उसका जीन को हमने चेंज कर दिया, उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जो जीन उसमें पाया जाता था, आपने उस जीन को मॉडिफाई किया। कैसे मॉडिफाई करेंगे? वो वाला जीन को आप हटा दे रहे हैं, या फिर वो जीन की जगह दूसरा जीन लेके आ जा रहे हैं, या उस जीन को आपने मॉडिफाई कर दिया, कुछ नया चेंज कर दिया। जैसे हम बोल रहे हैं कोई चीज़ को मॉडिफाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, इसको आपको मॉडिफाई करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? ऐसा चीज़, कोई नया चीज़ आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो आपने लीजिए जोड़ दिया, मॉडिफाई हो गया। या फिर आप क्या करेंगे, ये जो चीज़ पहले था उसको आपने यहाँ तक था, ठीक है, आपने इसको छोटा कर दिया, मॉडिफाई हो गया। या फिर आपने क्या किया, सेम चीज़ को आपने बढ़ा दिया, तो ये मॉडिफाई हो गया। सेम चीज़ को आपने क्या किया, बढ़ा दिया, ये मॉडिफाई हो गया। समझे? मॉडिफाई का मतलब क्या हुआ, समझ में आया? कोई चीज़ को जोड़ना, या फिर उसको हटा देना, या उसको बढ़ा देना। ठीक है, तो हो गया। मतलब बाहर से कोई डीएनए जब आप कोई चीज़ पे डाल दे रहे हो, मेनली वही होता है मॉडिफिकेशन का मतलब। बाहर से डीएनए जो उसमें नहीं मिलता था, आप डी देखो, जीन जो होता है दोस्तों, वो डीएनए का एक पार्ट होता है। जो डीएनए फंक्शनल होता है उसको जीन बोलते हैं। ठीक है, सभी डीएनए फंक्शनल नहीं होता है। फंक्शनल डीएनए को क्या बोला जाता है? जीन। क्या बोला जाता है? जीन। ठीक है। अब देखो, हम बाहर से इसमें क्या कर रहे हैं, जीन डाल रहे हैं जो उसमें जीन नहीं मिल रहा था, तो उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म बन गया। तो डीएनए जो होता है इसमें आर्टिफिशियली रूप से जो है वो
डाला जाता है, ठीक है, जो उसमें नहीं मिलता था। जैसे आपने सुना होगा बीटी कॉटन का नाम, ठीक है, तो बीटी कॉटन, बीटी का फुल फॉर्म ही होता है बेसिलस थुरनजेनेसिस। तो बेसिलस थुरनजेनेसिस जो है एक तरह का बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये ऐसा बैक्टीरिया होता है कि एक कॉटन है, कॉटन कपास, कपास को एक कीड़ा बहुत नुकसान करता है। तो अगर हम बैक्टीरिया जो बेसिलस थुरनजेनेसिस बैक्टीरिया है, अगर इसके जीन को डाल देंगे अगर कॉटन में, तो एक नया तरह का कॉटन बन जाएगा, जिसको जो कीड़ा पहले कॉटन को खा के न खत्म करता था, वो कीड़ा नहीं खत्म कर पाएगा, मार नहीं पाएगा, वो खुद मर जाएगा। तो जो नया कॉटन बन गया उसका नाम हो गया बीटी कॉटन, ठीक है, बेसिलस थुरनजेनेसिस। हमने क्या किया, जो बेसिलस थुरनजेनेसिस बैक्टीरिया था उसका जीन निकाला, और ये जीन ऐसा जीन है जिसको ये अगर खा लेगा, ठीक है, ये खा लेगा तो वो मर जाएगा, ठीक है, तो हमने इसमें डाल दिया कॉटन में, तो नाम उसका हो गया बीटी कॉटन। तो हमने क्या किया, ये जीन इसमें मिल नहीं रहा था, बताइए ये जीन मिल रहा था क्या, नहीं, अगर जीन मिलता तो ये कीड़ा तो नहीं मरता, खाता कंटिन्यू होता, लेकिन हमने बाहर से एक ऐसा जीन उसमें डाला जो उसमें मिल नहीं रहा था, तो हमने आर्टिफिशियली रूप से उसके जीन में मॉडिफाई किया, तो उसी को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो इस तरह से ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है। तो जीन में कम फ्रॉम द डिफरेंट अलग अलग स्पीसीज से जीन आ सकता है, या उसी स्पीसीज का जीन को हमने मॉडिफाई कर दिया, मान लो किसी भी तरीका से, या तो आप उसी स्पीसीज का जीन को मॉडिफाई कर दीजिए, या बाहर से कोई जीन डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो हम चीज़ उस में रखना चाहते हैं, हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे कि कॉटन को वो कीड़ा मत नहीं खाए, तो हम क्या करेंगे, जो ऐसा चीज़ उसमें डाल देंगे जिसको खाने से कॉटन का कीड़ा मर जाएगा और कॉटन बच जाएगा। तो जब हम कोई पार्टिकुलर विशेषता कैरेक्टरिस्टिक को किसी भी स्पीसीज में डालना चाहते हैं जो उसमें में मौजूद नहीं था, किसी भी तरीका से जीन में मॉडिफाई करके करना चाहते हैं, तो उसी को हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन इससे नुकसान ये है हमारा कि देखो, ये हम आर्टिफिशियल रूप से किए जो वहाँ पे नहीं मौजूद होता था। तो अभी रिपोर्ट आ रहा है कि नया जो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, वो अपने तो बच जा रहा है, ठीक है, या कुछ देर बाद वो खुद भी नहीं बच पा रहा है। वो कीड़ा जो है अपने को रेजिस्टेंट प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लिया, और बीटी कॉटन को वो नुकसान पहुँचाने स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसके कारण नुकसान ये हो रहा है हमारा कि एक तो कॉटन भी हमारा बच नहीं पा रहा उतना जितना हमने सोचा था, और प्लस ये चूँकि बाहर से हमने जीन डाला, तो वो पूरा अपने लोकल इकोसिस्टम को भी कॉटन जो है वो खराब कर रहा है। जो लोकल हमारा जो देसी नस्ल का हमारा जो कॉटन का पेड़ पौधा होता था, जीव जंतु, उसको भी ये नुकसान पहुंचा रहा है, मतलब बायोडाइवर्सिटी को कम कर रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बहुत सारा जीएम क्रॉप जो है इस तरह से लाते हैं ताकि हर्बिसाइड उसमें जब डालें तो वो नहीं मरे, ठीक है, मतलब, राइट। तो इसे अब केमिकल का ज़्यादा यूज होने लगा है, तो हर्बिसाइड से क्या होगा, अपने तो बच जाएगा, लेकिन बाकी लोग जो हैं जीव जंतु मरेंगे, तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस जिसके कारण भी होता है। तो ये हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, इसमें जो है जीएम मॉस्क्यूटो के द्वारा समझाया गया है, ठीक है। तो आपको पता है मच्छर से मलेरिया होता है, बहुत नुकसान होता है। तो हम किए क्या कि एक मच्छर में इस तरह से एक जीन डाल दिए कि वो मच्छर जो है प्रजनन नहीं कर पाएगा, ठीक है, और अपनी जनसंख्या को नहीं बढ़ा पाएगा। तो उसको बोल दिया जीएम मॉस्क्वीटो, ठीक है। तो एक कंपनी है जिसका नाम ही याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑक्सीटेक, उसने एक जीएम मेल मॉस्क्वीटो बनाया विथ सेल्फ लिमिटिंग जीन, ठीक है, सेल्फ लिमिटिंग जीन के नाम से। तो ये जीएम मेल क्या करेगा, कोई मच्छर जो फीमेल है उसके साथ सेक्स करेगा, तो ये अपना जीन उसमें ट्रांसफ़र हो गया उसमें, ठीक है। और जो बच्चा जन्म लेगा उसमें भी वो जीन ट्रांसफ़र हो गया, और ये ऐसा जीन जीएम मेल मॉस्क्वीटो है जो प्रजनन मतलब जो मतलब नपुंसक होगा, आप समझ लीजिए इस सेंस में क्या होगा, नपुंसक, और वो जल्दी ही अपना मर जाएगा, ऐसा उसमें जीन है। तो ये जो जीन है, नर मच्छर या जीन अपनी संतानों में भेजता है अपने ऑफस्प्रिंग में, जिससे वयस्क होने से पहले जो है वो मच्छर हमारा मर जाता है, ठीक है। मकसद यही था कि जो चिकनगुनिया, डेंगू और जीका जो फैलता है उसका मच्छर ही उसको फैलाते हैं, तो उसको कम करना, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ब्राज़ील जो है इसको अभी यूज़ कर रहा है, 2013 से लेके 25 तक यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो वही है, सेल्फ लिमिटिंग जीन होने से मच्छर का जो जनसंख्या है वो हमारा घट रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए वो जीन अगर किसी और में चला गया, तो मच्छर को तो चलो, मच्छर हमारे लिए नुकसान है, लेकिन वो अगर मान लीजिए तितली में चला गया या फिर किसी और में, तो फिर लोकल डाइवर्सिटी जो है वो नुकसान होगा, तो ये इसका इशू है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जिस अब वाइल्ड लाइफ में जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है वाइल्ड लाइफ का,
तो उससे कैसे हमारा बायोडायवर्सिटी को खतरा है। तो सिंपल सा बात है, ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, ठीक है, कि बायोडायवर्सिटी अगर आपको जानवर का शिकार-विकार होगा तो उससे बायोडायवर्सिटी तो नुकसान होगा ही होगा, ठीक है। फिर पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज के कारण भी हमारा बायोडायवर्सिटी दिक्कत नुकसान होता है। अगर समुद्र का में अम्लता बढ़ने लगे, एसिडिफिकेशन होने लगे तो कोरल वोरल बायोडायवर्सिटी को नुकसान होता है। क्लाइमेट चेंज ये सब के कारण होता ही है। उसी तरह से मानव और जानवर का अगर संघर्ष हो, ठीक है, तो ये भी एक कारण है। अगर आप उसके बायोडायवर्सिटी को नुकसान होगा, मान लो ये जंगल था, ठीक है, यहाँ पे आपका घर था, रहते थे। आप क्या किए, इस जंगल को आपने छोटा कर दिया और आप यहाँ पे रहने लगे। तो शेर तो भाई आपको उसको थोड़ी पता है कि यहाँ उसका एरिया छोटा हो गया, वो तो आएगा ही ना शहर में। और फिर उसी उसी से मानव और जानवर का संघर्ष होगा, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, और उससे जो है आदमी भी मरेंगे और फिर जानवर भी मरेंगे, ठीक है। तो क्या कारण है मानव और जानवर का, ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट का, संघर्ष का? तो पहला वही है कि जंगल को जब आप इंक्रोच करेंगे, अतिक्रमण करेंगे, जंगल में आप जब जाने लगेंगे, घर बनाने लगेंगे, फिर कृषि एग्रीकल्चर रोड माइनिंग करेंगे तो उसका हैबिटेट लॉस होगा, तो उसको जाएगा कहाँ बेचारा, आएगा ही शहर में, है ना। फिर प्रेडेटर के कारण भी, ठीक है, अगर आप जानवर पाल रहे हैं तो उसको शिकार करने के लिए जंगली जानवर तो जंगल से निकल के आएगा ही आएगा। फिर टूरिज्म के कारण भी फ्रेगमेंटेशन हो रहा है उसके आवास का, तो उसके कारण भी वो लोग बाहर आएंगे ही अपने एरिया से निकल के, भी छोटा हो चुका है। क्लाइमेट चेंज भी, मान लीजिए कहीं जंगल में आग लग गया या फिर डूब गया वो, जैसे आपने सुना होगा काजीरंगा में बाढ़ आता है ब्रह्मपुत्रा नदी से, तो वहाँ के जो गैंडा है वो माइग्रेट करके शहर में भी आ जाते हैं, क्रोकोडाइल ये सब सारा चीज़ है ना। तो वो सब आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि सूरत में बाढ़ आया था, ठीक है। तो जो एलिगेटर, जो मगरमच्छ वगरमच्छ जो है वो रोड वोड में दिखने लगे, तो वो कहे क्यों आए वहाँ पे, क्योंकि वो जिस एरिया में रहते थे उस एरिया को आपने छोटा कर दिया, आपने वहाँ पे घर बना दिया, जंगल काट दिए, तालाब जो था जहाँ वो रहते थे उसको आपने भर दिया, वेटलैंड को भर दिया, ठीक है। फिर बाढ़ आया तो उसका पानी जो है शहर में आ गया, तो पानी के साथ वो भी आ गया, ठीक है। तो ह्यूमन एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट होने से क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि आपका तो फसल बर्बाद होगा, प्रॉपर्टी का डैमेज होगा, जानवर जब आएँगे तो फिर आपका जो पालतू पशु है उसका भी वो शिकार करेगा और मानव भी उसमें मरेगा, और उससे जानवर भी मरेगा, जानवर को भी लोग मार देते हैं फिर, है ना, गुस्से में। बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा, वायरल होता है। तो कैसे इसको रोकेंगे? तो रोकने का वही है कि आप बैरियर बना दीजिए, मतलब जंगल है तो जंगल में वो ना आए तो चारों तरफ से एक बैरियर बना दीजिए, तार का या कैसा भी, मतलब करंट वारंट का नहीं, तार वार का, ठीक है। प्लस जो किसान को लॉस वॉस हुआ है उसको आप मुआवजा दीजिए, ठीक है। प्लस जो हाई कॉन्फ्लिक्ट जोन है जहाँ पे जानवर बहुत तीव्रता से फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, लगातार आते हैं, तो उस एरिया से आप इंसान को वहाँ से दूर कर दीजिए, ठीक है। प्लस कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम लेके आइए, समुदाय आधारित संरक्षण, जो उस एरिया में लोग रह रहे हैं उनको पता है कि कैसे जो है वाइल्ड लाइफ को अच्छे से बचाना है क्या, तो उनको उसी में जॉब दे दीजिए फॉरेस्ट गार्ड के रूप में, ठीक है, या फिर उनको एम्पावर कीजिए, तो इस तरह से ताकि वो जंगल ना जाए, उनको अल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड दीजिए, ताकि वो जंगल पे डिपेंड होकर अपना एग्रीकल्चर नहीं करें, उनको कोई रोजगार दे दीजिए, है ना, ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से करें। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बायोडायवर्सिटी का जब लॉस होता है तो उसका क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या-क्या उसका प्रभाव होता है। तो सिंपल बात है, अगर बायोडायवर्सिटी प्लांट एनिमल खतरा में हो जाएगा, जंगल कटेगा दोस्तों, तो जो जंगल पे लोग आश्रित हैं, उनका लाइवलीहुड कम हो जाएगा, ठीक है। प्लस प्लांट का जो मेडिसिनल सोर्स है वो भी खत्म हो जाएगा, पेड़-पौधे से बहुत सारे मेडिसिन बनता है केमिकल से, लेकिन वो आपको कम हो जाएगा, ठीक है। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है क्योंकि देखो पहले जंगल था, तो जंगल जब अनलिमिटेड था तो लोग जो है अपने हिसाब से यूज़ करते थे। जब जंगल ही कम हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा, तो लड़ाई होता है कि नहीं? तो पॉलिटिकल राजनीतिक संघर्ष भी बढ़ सकता है। नेक्स्ट जो है हम लोग का टॉपिक है वो कलिंग के बारे में। कलिंग मतलब आप समझ लीजिए जैसे कि जब जानवर का संख्या बढ़ता है, ठीक है? तब उसको वो अपने से मर जाता है नेचुरली, या फिर आदमी उसको मारता है, तो उसको बोलते हैं क्यूलिंग या कलिंग, जो भी पढ़िए आप। तो एक तो नेचुरल कलिंग होता है, नेचुरल कलिंग जो होता है जब कमज़ोर या जो सिक एनिमल होता है वो अपने आप मर जाता है, तो ये नेचुरल सिलेक्शन है, बूढ़ा होगा आदमी मर जाएगा, जनसंख्या कंट्रोल में रहेगा। दूसरा होगा ह्यूमन कलिंग जो मानव करता है, ठीक है? वो अपने सेफ्टी के लिए करता है या जंगल को बचाने के लिए। अब देखिए जंगली सूअर आता है तो लोग उसको मार देते हैं, या फिर अपने बचाव के लिए, अब देखिएगा कि अपने बचाव के लिए उसको मार दिया, या फिर फसल को बर्बाद करने से रोकने के लिए मार दिया, तो ह्यूमन इंटरफेयर फेयर करता है, ठीक है। क्यों? और उनको डर होता है कि वो फसल को बर्बाद कर देगा, जीव जंतु को मार देगा,
या फिर हर्बीवोर का संख्या अगर बढ़ जाएगा, ठीक है। बोलते हैं ना कि मुर्गा इसलिए खाते हैं या बकरी कि वो जो है उनका ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा, इसलिए उसको खा जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इस पे विवाद होता है कि क्या इसको क्यूलिंग करना चाहिए, कलिंग करना चाहिए, मतलब मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। तो जो एक्टिविस्ट हैं जो बोलते हैं कि नहीं कलिंग करना, जानवर को मारना वो गलत है। वो बोलते हैं कि हर जानवर जो है वो अनिवार्य है और उसको मारा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और बोलते हैं क्यूलिंग अगर होता है तो इसका मतलब आप उसको मार रहे तो आप में जो है संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, पाएंगे आप संरक्षण, संरक्षण के प्रति आप सोचेंगे अरे ठीक है मार रहे हैं क्या हो गया, है ना, उसके प्रति आपका नेगेटिव इमेज हो जाएगा संरक्षण करने के लेके, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि फिर बचोगे कैसे क्यूलिंग, तो ये बोलते हैं कि मारने से अच्छा है कि हम उसको फेंसिंग कर दें, ताकि वो आएगा ही नहीं, आपका फसल बर्बाद ही नहीं करेगा। बफर क्रॉप बनाइए, बफर क्रॉप मतलब ये हमारा खेत है, यहाँ पे जानवर रहता है, तो आप यहाँ पे ऐसा सब पेड़ वेड़ लगा दीजिए, ठीक है, ऐसा वैसा कि जानवर जो है इसको खा लेगा और आपका खेत नहीं आएगा, तो बफर वही हुआ। और ये इससे आपको कोई उतना फायदा भी नहीं होगा, आप बीच वाला में यहाँ पे खेती कर लीजिए, ठीक है। प्लस जिन लोगों को लॉस होता है, क्रॉप का डैमेज होता है जानवर के कारण, उसको मुआवजा दीजिए। लेकिन जो लोग बोलते हैं क्यूलिंग करना ठीक है, वो इसलिए बोलते हैं कि क्यूलिंग प्रैक्टिकल है और इसे इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अगर हम क्यूलिंग नहीं करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे कि जानवर को मारना, तो क्या करेगा किसान जो है वो इलीगल, गैर कानूनी रूप से जो है वो मारने लगेगा, ठीक है। और वही बोलता है कि जो फेंसिंग जो करते हैं, बाड़ा जो लगाते हैं वो तो एक्सपेंसिव है, ठीक है। और फेंसिंग आप कितना जगह लगाइएगा, मान लीजिए यहाँ पे जानवर चलो इधर से आ रहा है तो आपने फेंसिंग कर दिया, ये जानवर यहाँ आने लगा तो यहाँ भी फेंसिंग, यहाँ आने लगा तो यहाँ भी फेंसिंग, कितना जगह फेंसिंग आप करेंगे, ठीक है। तो ये बोलते हैं वो लोग, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं वेरोवा माइट के बारे में। एक वेरोवा माइट, माइट मतलब क्या होता है दोस्तों, तो कीड़ा टाइप का आप समझ लीजिए। तो वेरोवा माइट जो होता है दोस्तों, ये एक बहुत ही बी वायरस मतलब मधुमक्खी वो होता है, बी मतलब मधुमक्खी का जो वायरस होता है उसको वो ट्रांसमिट करता है। तो वेरा माइट मधुमक्खियों में घातक वायरस फैलाता है, बी वायरस को, ठीक है, ट्रांसमिट करता है वेरोवा माइट, ठीक है। और वेरोवा माइट एक वायरस को लेके आता है, और ये वायरस जो होता है वो बी को, मधुमक्खी को नुकसान पहुंचाता है, पूरा का पूरा उसको नष्ट कर दिया जाता है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने अलाउ किया, ठीक है, जो कि जो बी है, ठीक है, जो बी है जो इस तरह से इनको वायरस हो चुका है उसको मार देने के लिए, ताकि आउटब्रेक जो है वो ना फैले, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जूनोसिस के बारे में। जूनोसिस मतलब होता है ऐसा बीमारी जो जानवर के कारण फैलता है, जो उसको जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। जू मतलब होता है जानवर, नोसिस मतलब जानवर से जनित रोग, ठीक है, राइट। तो जानवर, अगर कोई बीमारी है, कोई एक जानवर अगर फैला रहा है, तो वो जानवर जिस एरिया में जाएगा, अगर वो जंगल है तो बाकी को फैलेगा, वहाँ मार देगा। तो ऐसा डिजीज जो एनिमल से ह्यूमन फैलता है, जनरली एनिमल से एनिमल को या एनिमल से ह्यूमन को फैलता है, उसको जूनोसिस डिजीज बोलते हैं। जैसे कुछ मान लो रैबिट को, कोई खरगोश को बीमारी हो गया है, इबोला या कोविड-19, ये सब बोला जाता है कि जानवर से फैला था इंसान को, ठीक है। तो जूनोसिस उस इकोसिस्टम में रहता है जहाँ पे ये चेंज होता है, ठीक है। जैसे अल्टर्ड एनिमल पॉपुलेशन, न्यू नया नया पैथोजन हो सकता है। जितना भी मानव को बोलते हैं, जितना भी मानव को इन्फेक्शियस डिजीज होता है, संक्रामक रोग होता है, उसका 60% जो रोग होता है वो जूनोटिक होता है, मतलब एनिमल से आदमी को फैलता है, इंसान को फैलता है। यूएनईपी बोलता है ये, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। बस मोटा मोटा याद रखना, तो डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आईपीबीएचओ इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विस, वो भी बोलता है कि हर साल लगभग 7 लाख लोग जो है वो जूनोसिस के कारण, मतलब ऐसा बीमारी जो जानवर से फैलता है उससे मर रहा है, इंक्लूड, ठीक है। अगर कोविड-19 आप छोड़ भी दीजिएंगे तो उसको भी हटा के भी लगभग 7 लाख लोग मर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर बायोडाइवर्सिटी को दोस्तों लॉस होता है तो हम लोग क्यों जूनोसिस पढ़ रहे हैं। तो अगर बायोडाइवर्सिटी को लॉस होता है तो बोलते हैं कि जूनोसिस उससे फैलता है, मतलब अगर आप पेड़ पौधा जंगल काटेंगे, जानवर अगर मर जाएगा, तो उसके कारण जूनोसिस मतलब ऐसा बीमारी जो जानवर से फैल रहा है वो बढ़ता है, ठीक है। क्यों बढ़ता है आपको पता है, अगर हमारा बायोडाइवर्सिटी नहीं होगा, मतलब इकोसिस्टम नहीं है, तो इकोसिस्टम क्या करता है, ऐसे बीमारी को कंट्रोल करता है, रेगुलेट कर लेता है, ठीक है। समझिए ना इस तरह से, मतलब ये जंगल है, ठीक है, ये आपका घर है, चारों चारों जंगल है, जंगल जंगल जंगल, ठीक है, इधर जंगल है मान लीजिए पूरा चारों तरफ। यहाँ कोई बीमारी होगा तो यहीं पे इसको फैलने से रोक देगा, हो सकता है इसको इसको कोई जानवर मार के खा गया या खत्म कर दिया, तो ये आपका इधर नहीं फैलेगा, इधर नहीं फैलेगा, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या करता है, नेचुरली रूप से रेजिलियंट होता है, ठीक है, लचीला होता है और विभिन्न प्रजाति को सहारा देता है और बीमारी को रोकता है वो। तो बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन होगा तो ये जो पैथोजेन है वो आसानी से फैल जाएगा, क्योंकि उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है,
कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि आदमी का जो गतिविधि ह्यूमन इफेक्ट जो है वो किस तरह से, ठीक है, और इसको बढ़ा रहा है। तो आदमी क्या कर रहा है, उसका जंगल वंगल तोड़ रहा है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कर रहा है, फॉरेस्ट को काट के एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बना दे रहा है, ठीक है। तो उसके कारण भी जानवर है वो जंगल को छोड़ के किधर आ जाएगा, शहर में आ जाएगा। तो नेचुरल जो बफर हुआ करता था पहले शहर के बीच में, जो शहर से दूर जंगल होता था, है ना, और वो बीच में एक जंगल का मतलब लेयर टाइप का रहेगा तो डिजीज नहीं फैलेगा। अब जंगल में ही घुसने आप लगेंगे एग्रीकल्चर में के रूप में, या प्लांटेशन करने लगेंगे, तो जो बैरियर होता था, ठीक है, वो दूरी जो होगा जानवर और इंसान के बीच में वो कम हो जाएगा, और फिर पैथोजेन जो होगा वो जंगल से निकल के आदमी के पास पहुंचने लगेगा, इंसान के पास, ठीक है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको, दिक्कत नहीं हो रही, आसानी से समझ में भी आ रहा होगा। अब देखिए बायोटिक इंटरेक्शन के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ना, कमेंसलिज्म एमेंसलिज्म ये सब ऑलरेडी हमने आपको बताया है, दिया है, म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोसिस, प्रिडेशन, कंपटीशन, अलग अलग टाइप्स के जो बायोटिक इंटरेक्शन होते हैं उसके बारे में। तो उस पर भी एडवर्स चेंज होता है, सिंपल बात है ना, क्योंकि एक स्पीसीज जो है दूसरे पे डिपेंडेंट होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो अगर आप वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाएंगे, अगर एक स्पीसीज नुकसान होगा तो दूसरे पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे कैसे, कैसे वो बर्बाद हो रहा है वो हमने देख लिया, अब उसको बचाएंगे कैसे, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि जैव विविधता को बचाना। जैव विविधता मतलब क्या है, हमने देख लिया था, अलग अलग प्लांट और एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिम्स ये सब का मिलना, उनका अलग अलग स्पीसीज का मिलना, अलग अलग उनका जेनेटिक डाइवर्सिटी का मिलना, तो उसको हम लोग बोलते हैं। तो उसी को बायोडाइवर्सिटी को ही बचाना है, तो आप इकोलॉजी और जेनेटिक डाइवर्सिटी को बचाएंगे ताकि उसका सस्टेनेबल आप रिसोर्स का भी यूज कीजिए, ठीक है। और आप इकोसिस्टम जो सर्विस हमारा इन्वायरमेंट इकोसिस्टम दे रहा है, इकोसिस्टम सर्विस के बारे में ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 4 टाइप का इकोसिस्टम सर्विस होता है, तो यहाँ पे उसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से हमको बायोडाइवर्सिटी को सस्टेनेबल संधारणीय तरीके से सतत तरीका से यूज करना है, ताकि हम यूज भी कर लें और वो अपना इकोसिस्टम सर्विस भी, पारिस्थितिक सेवाएं भी प्रदान करता रहे इकोसिस्टम, ठीक है। तो अगर हम स्पीसीज को बचा रहे हैं वहीं पे जहाँ पे वो मिल रहा है, बाहर से नहीं, बाहर लेके नहीं जा रहे हैं, जैसे कोई शेर है, तो शेर इस जंगल में मिल रहा है, तो इसी जंगल में हम इसको बचा ले रहे हैं, इसी को हम लोग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब डिक्लेयर कर दे रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन सीटू। इन सीटू का मतलब स्वस्थानी, मतलब जिस स्थान में वो मिलता था वहीं पे उसी एरिया को हम संरक्षण दे दिए, पूरे एरिया को नेशनल पार्क बना दिए, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिए, बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए, कम्युनिटी रिजर्व बना दिए, कंजर्वेशन रिजर्व बना दिए। ये सब क्या होता है आगे आएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन सीटू। अगर मान लीजिए कोई शेर यहाँ पे था, इसको हम लोग यहाँ से कहीं दूसरी जगह ले गए चिड़ियाघर में, तो चिड़ियाघर में शेर तो नहीं मिलता था, लेकिन हम लोगों ने वहाँ जाके रखा, या फिर गार्डन में रखा, या बोटेनिकल गार्डन में, या किसी भी तरीका से वहाँ बोटेनिकल गार्डन पेड़ पौधा को रख दिए। तो हम लोग ऐसे एरिया में उसको बचा रहे हैं जहाँ पे वो नहीं मिलता था, हम लोग बाहर से उसको उठा के लाए हैं, ठीक है। तो उस नया एरिया को बोलेंगे, वहाँ भी हम लोग बचा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वैसे जीव जंतु को जो हम लेके आए हैं वो बाहर से लेकर, वहाँ पे वो नहीं मिलता, उसको एक्स सीटू बोलते हैं। तो संरक्षण करने का 2 तरीका होता है, एक होता है इन सीटू, जहाँ मिलता था वहीं पे उसको बचा लीजिए, और दूसरा होता है एक्स सीटू, आप उसको दूसरी जगह उठा के ले जाइए, वहाँ पे बचाइए, तो उस जो प्लेस हुआ वो एक्स सीटू कंजर्वेशन कहलाया, ठीक है। तो जब स्पीसीज इंडेंजर्ड हो जाता है, मान लीजिए जंगल था, जंगल में शेर वेर ठीक है रह रहा है, लेकिन कुछ शेर मान लो इतना ज़्यादा इंडेंजर्ड हो गया, संकटग्रस्त हो गया कि आप उसको यहाँ पे नहीं बचा पाएंगे, आप उसको स्पेशल अटेंशन देने का आपको जरूरत पड़ेगा, विशेष ध्यान देने का जरूरत पड़ेगा। तो आप जंगल में तो पूरा ध्यान नहीं दे सकते हैं एक साथ, है ना, तो इसको हमको पार्टिकुलर ध्यान देने की जरूरत है, तो इसको हम कहीं दूसरी जगह ले जाएंगे, ठीक है, स्पेशल जगह में, और उसको वहाँ पे हम लोग पूरा इकोसिस्टम तैयार करेंगे, खाना पीना उसका, रहने वहने का, प्रजनन करने का, तो उसको हम लोग बोल देंगे एक्स सीटू। हम लोगों ने क्या किया, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसको जब हम निकाल के कहीं दूसरी जगह ले जाते हैं और उसको वही कंडीशन देते हैं जो यहाँ पे मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे ये तो नहीं मिल रहा था, ये तो हमको जानवर को वहाँ से लगे, बस हम लोगों ने सिर्फ वो कंडीशन को वहाँ पे क्रिएट कर दिया, उसका खाना पीना, रहना वहना सारा चीज़ आर्टिफिशियल रूप से, तो उसको हम लोग एक्स सीटू बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है बगीचा हो गया, ठीक है, या फिर आप समझ लीजिए जो जंगल सफारी होता है, ठीक है, बॉटनिकल गार्डन होता है, ठीक है, तो वो सब क्या है, हमारा एक्स सीटू है, क्या है, एक्स सीटू, ठीक है। अब देखते हैं इन सीटू के बारे में। इन सीटू हमने बता दिया, इन सीटू में जहाँ पे वो मिल रहा है वहीं पे उसको आप बचा लीजिए। पौधे और जानवरों के प्राकृतिक आवास में जहाँ वो मिल रहा था, अनुवांशिक संसाधनों के स्थल का संरक्षण कीजिए। तो इसमें क्या क्या आते हैं,
ठीक है। इसमें आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, जयमंडल रिजर्व, इसमें आता है नेशनल पार्क, किसमें, इन सिटू में, इसमें आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य, इसमें आता है रिजर्व फॉरेस्ट, आरक्षित वन, और इसमें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। क्या होता है रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी ये रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है उसको भारतीय वन जो हमारा अधिनियम है, ठीक है, पहले 1926 का अधिनियम है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, उसी के अंडर में इसको संरक्षण जो है वो दिया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। तो अगर रिजर्व फॉरेस्ट का बात करें और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का, दोनों फॉरेस्ट ही है, वन है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या है कि रिजर्व फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा संरक्षण मिलता है। मतलब अगर आप कोई एरिया रिजर्व फॉरेस्ट है, आरक्षित वन है, तो वो सभी फॉरेस्ट के कैटेगरी में सबसे ज़्यादा जो है संरक्षण जो मिला हुआ है, प्रोटेक्शन जो मिला हुआ है, वो रिजर्व फॉरेस्ट को मिला है। इसका मतलब यहाँ पे सभी एक्टिविटी बैंड रहेगा। जब तक उसको परमिशन नहीं दिया गया तब तक सभी गतिविधियां जो है यहाँ पे प्रतिबंधित होगी, जब तक उसकी अनुमति ना दी गई। तो वन वर्गों में सर्वाधिक सुरक्षा जो है रिजर्व फॉरेस्ट को मिलता है। वहीं अगर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का बात करेंगे तो ये रिजर्व फॉरेस्ट से कम इसको संरक्षण मिलता है, और यहाँ पे सारा एक्टिविटी जो है अलाउ रहता है, ठीक है, सम एक्टिविटी अलाउ रहता है लेकिन रेगुलेट किया जाता है। तो कुछ गतिविधियां यहाँ पे अनुमति अनुमति प्राप्त होती है लेकिन नियंत्रित होती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी एक्टिविटी को बैन किया गया है, जब तक परमिशन ना दिया गया तब तक बैन है। यहाँ प्रोटेक्टेड में क्या है, यहाँ पे एक्टिविटी अलाउ किया गया है लेकिन उसको रेगुलेट करते हैं। मतलब रेगुलेट मतलब इतना मत करो, करो लेकिन इतना मत करो, कम करो। लेकिन इसमें क्या बोला गया है कि बैन, वो एक्टिविटी बैन ही है जब तक हम परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो वो ये अंतर है रिजर्व फॉरेस्ट आरक्षित वन में और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट संरक्षित वन में। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा इन सिटू का जो टाइप्स होता है, ठीक है, वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य। आप लोग अपने जीवन में कभी ना कभी देखे ही होंगे। जीवन तो मतलब अभी तो हम लोग लंबा जीवन है, मतलब अभी तक मैं बता रहा हूँ, अपने कभी ना कभी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखे होंगे, सुने होंगे, नहीं तो टीवी में देखे होंगे, मूवी में, या फिर फोटो देखे होंगे, कहीं ना कहीं तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। नहीं देखा होगा तो देखेंगे बाद में। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभयारण्य, तो वाइल्ड लाइफ नाम से ही पता चला, ऐसा अभयारण्य, अभयारण्य मतलब ऐसा जगह जहाँ पे वन्य जीव को नेचुरली रूप से जहाँ मिल रहा है। तो एरिया जहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीसीज जो हमारा संकटग्रस्त प्रजातियों उसको संरक्षण दिया जाता है, ताकि वहाँ उसको हंटिंग वहाँ पे ना हो, शिकार ना हो, और वहाँ पे कंपटीशन प्रतिस्पर्धा ना, प्रतिस्पर्धा होगा तो आपस में ही लड़ के मर जाएगा। प्रेडेशन क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो याद रखिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको डिक्लेयर कौन करता है, डिक्लेयर उसको किया जाता है, राज्य सरकार जो है घोषित करती है कि कौन सा एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेशनल जो पार्क है, राष्ट्र उद्यान भी जो है, उसको भी डिक्लेयर स्टेट गवर्नमेंट ही करती है, ठीक है। खाली जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है दोस्तों, आगे हम देखेंगे, ठीक है, उसको सेंटर गवर्नमेंट जो है, ठीक है, समझ में आया। तो नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। लेकिन अगर बाउंड्री बाउंड्री चेंज करना है तो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के आप बाउंड्री चेंज नहीं कर सकते हैं नेशनल पार्क का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखो, तो ये हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम देख रहे थे। तो यहाँ पे उन जीव जंतु को रखा जाता है जो इंडेंजर्ड है, स्टेट गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर करती है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो लोग अगर वहाँ पे ट्राइबल लोग रह रहे हैं तो उनको वहाँ पे अलाउ करता है, परमिशन दिया जाता है कि ठीक है वो लकड़ी के लिए या जानवर को चराने के लिए वो सब कर सकते हैं काम, लेकिन ठीक है। तो ये हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ज़्यादा प्रोटेक्शन का एरिया होता है। वहाँ पे आप हंट, माइनिंग, ये सब जो एक्टिविटी है, ग्रेजिंग व्रेजिंग, उतना मतलब अलाउ नहीं होता, बैंड होता है वो, जब तक सरकार परमिशन ना दे तब तक। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ा सा वो परमिशन दिया जाता है लोकल लोगों को, ठीक है। अगर टाइगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे, बाघ अभ्यारण्य के बारे में, तो इसको भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसा ही प्रोटेक्शन है, ठीक है ना, वो दोनों को बराबर है। इसको मॉनिटर किया जाता है एनटीसीए के द्वारा। एनटीसीए एक स्टेचुटरी वैधानिक संस्था है जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में बना हुआ है, ठीक है। 2005 या 6 में के आसपास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंडमेंट भी किया गया है ना। तो उसके अनुसार वो बना हुआ है, एनटीसीए टाइगर बना है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एक चीज़ आपको हमने पहले भी बताया था कि अगर कोई संस्था है जिसके अंत में इंटरनेशनल वर्ड है, जैसे बर्ड वेटलैंड इंटरनेशनल, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, जनरली वो एनजीओ होता है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता रहे हैं कि ऐसा संस्था जिसके अंत में अथॉरिटी वर्ड जुड़ा हुआ है, प्राधिकरण, ठीक है, या अधिकरण, है ना, जैसे एनटीसीए, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर अथॉरिटी वर्ड है कोई संस्था में तो जनरली वो स्टेचुटरी बॉडी होता है, वैधानिक संस्था होता है, मतलब किसी विधान के अंदर में, विधान मतलब कोई एक्ट के अंडर में वो बनता है, जैसे हमारा एनटीसीए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में बना हुआ है, ठीक है। तो जो टाइगर रिजर्व है उसको मॉनिटर करता है एनटीसीए, ठीक है।
और इसको प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में हमारा प्रोजेक्ट टाइगर आया था भारत में बाघ को बचाने के लिए। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र प्रायोजित योजना। इसके बारे में डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसी के द्वारा ये इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। नेशनल पार्क के बारे में देखेंगे तो नेशनल पार्क को डिक्लेयर करता है स्टेट गवर्नमेंट। ये भी इन सीटू है, और इन सीटू में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन जो है नेशनल पार्क को मिला गया है। नेशनल पार्क में आप जानवर को चरा नहीं सकते, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी इसमें अलाउ नहीं होता है जब तक उसको सरकार ने परमिशन नहीं दिया है तब तक, ठीक है। और जो कोई भी लोग वहाँ पे नेशनल पार्क में नहीं जा सकते हैं, मतलब खेती वेती करना या जानवर चराना या शिकार, मतलब समझ रहे हो, लकड़ी वो नहीं कर, जब तक सरकार ने परमिशन, मतलब कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड होता है, ठीक है। हालांकि सरकार ने रिसेंट में दिया है परमिशन, लेकिन अगर स्टेटमेंट है कि नेशनल पार्क में एक्टिविटी कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड होता है, मानव ह्यूमन एक्टिविटी तो वहाँ होता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एक्सेप्शन तो होता ही है कहीं कहीं, लेकिन कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तुलना में इसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। बाउंड्री इसका क्लियरली डिफाइन होता है नेशनल पार्क का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में बोला है कि जो माइनिंग है, खनन है, वो नेशनल पार्क में भी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों में कहीं नहीं आप कर सकते हो। माइनिंग समझ में आ गया, खनन आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने अभी तक देखा है कि जो हमारा इन सीटू में हमने पढ़ा है, रिजर्व फॉरेस्ट पढ़ लिया हमने, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पढ़ लिया हमने, नेशनल पार्क पढ़ लिया हमने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ लिया। अब हम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देखते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं जैव मंडल रिजर्व। तो जैव मंडल रिजर्व दोस्तों बहुत ही बड़ा एरिया होता है, ठीक है। ये समझ लीजिए कि एक बायोस्फीयर रिजर्व में आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व में हमको जानवर को सिर्फ बचाना नहीं होता है, बल्कि इसमें जानवर के बारे में रिसर्च करना, एजुकेशन के बारे में भी, मतलब शिक्षा विक्षा भी वहाँ पे दिया जाता है, मतलब जानवर के बारे में स्टडी किया जाता है। इसीलिए बायोस्फीयर रिजर्व को सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जब बल्कि इसमें जानवर के बारे में स्टडी करना, कैसे वो ग्रोथ कर रहा है, क्या उसको चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसलिए बायोस्फीयर रिजर्व को लिविंग लेबोरेटरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिविंग लेबोरेटरी। क्योंकि लैब में आप क्या करते हैं, कोई चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे लिविंग चीज़ों के बारे में स्टडी किया, इसलिए लिविंग लेबोरेटरी, जीता जागता लेबोरेटरी है ये, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, स्थल भी हो सकता है, मैरीन समुद्र भी हो सकता है, और कोस्टल भी हो सकता है, ठीक है। इसमें लर्निंग भी होता है, मैंने आपको बता दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, उसके तहत जो है ये डिक्लेयर किया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकता है। मकसद होता है कंजर्वेशन करना, संरक्षण करना, डेवलपमेंट करना उन जानवर का, और लॉजिस्टिकल सपोर्ट, ठीक है। प्रशिक्षण समर्थन ये सब भी करना मकसद होता है। मैंने बता दिया आपको कैसे प्रशिक्षण होता है वहाँ पे लोगों का, स्टडी करते हैं जानवर वानवर का। तो अगर हम बताएं कि प्रोटेक्शन के अनुसार से सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन है नेशनल पार्क को, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, फिर रिजर्व फॉरेस्ट को, फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को, ये आप थोड़ा याद रखेंगे। आप पूछेंगे सर बायोस्फीयर रिजर्व का क्या रहेगा, तो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में अगर सिर्फ नेशनल पार्क है तो उसका नेशनल पार्क जैसा रहेगा प्रोटेक्शन, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन नेशनल पार्क का है। क्लियर हो गया? तो बायोस्फीयर के बारे में मैंने बता दिया कि एक प्रोटेक्टेड एरिया, संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को हम लोग बचाते भी हैं, इकोसिस्टम को भी बचाते हैं, और वहाँ का जो कल्चरल वैल्यू है, ठीक है, वहाँ पे ट्राइबल लोगों का, या फिर जो इकोसिस्टम का जो कल्चरल वैल्यू, पूजा पाठ करना उसको वहाँ पे है ना, टूरिज्म ये सब, मतलब सस्टेनेबल टूरिज्म, तो वो सब भी यहाँ पे किए जाते हैं। तो अगर लीगल स्टेटस देखेंगे तो बायोस्फीयर रिजर्व का अपने में कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर में क्या है, नेशनल पार्क है तो बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क जैसा हो जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व को कोई एक्ट के अंडर में डिक्लेयर नहीं किया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये यूनेस्को के अंडर में डिक्लेयर होता है, समझ में आया? तो कैसे डिक्लेयर होता है तो वो हम देखेंगे। तो इसके लिए एक कमेटी बनती है जिसका नाम है इंडियन नेशनल मैन एंड बायोस्फीयर कमेटी। क्या नाम है? इंडियन नेशनल मैन एंड बायोस्फीयर कमेटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण मंत्रालय के अंदर में काम करती है। ये कमेटी जो है यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है उसको रिकमेंड करती है, सिफारिश करती है, या सलाह देती है कि भारत में ये जगह को हम बायोस्फीयर के रूप में घोषित करना चाहते हैं, ठीक है। फिर जब ये यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम उसको जो है बोल देता है तो फिर वो हो जाता है, ठीक है। याद रखिए कि जितना भी बायोस्फीयर रिजर्व भारत में है, सभी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर के अंदर में नहीं आता है, कुछ आता है, हम देखेंगे आगे डिटेल में, घबराना नहीं है, ठीक। तो भारत में बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, सरकार डिक्लेयर करता है, और सभी जो है यूनेस्को के अंदर में नहीं आता है, ठीक है, याद रहेगा। मतलब यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर कमेटी, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर में नहीं आता, मतलब यूनेस्को के अंदर में आता है तो यूनेस्को का, लेकिन मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर में नहीं आता है, ठीक है। देखो अब अगर मैन एंड बायोस्फीयर कमेटी
रिकमेंड करती है शामिल करने के लिए, तो उसके लिए केंद्र सहायता भी मिलता है बायोस्फीयर रिजर्व का। तो इसमें नॉर्थ ईस्ट तक का स्टेट अगर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट 90% पैसा देती है और 10% उस राज्य सरकार देती है, और बाकी राज्यों के लिए 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो ये वित्तीय सहायता जो है वो दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए कि यूनेस्को के अंडर में बायोस्फीयर रिजर्व को डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है। तो यूनेस्को ने कुछ क्राइटेरिया बनाया कि किसको बायोस्फीयर रिजर्व बोला जाएगा। तो क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया है कि जो भी जगह को बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाएगा, ठीक है, वो एक सुरक्षित एरिया होना चाहिए और कम से कम जो है रूप से प्रभावित वो एरिया होना चाहिए, सुरक्षित एरिया होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे एरिया डिक्लेयर करें जहाँ पे अब माइनिंग हो रहा है और फिर टूरिज्म भी दाएं दाएं हो रहा है, तो वो सब नहीं होगा। दूसरा क्राइटेरिया है कि उसमें जो भी बायोस्फीयर हम डिक्लेयर जो इस एरिया को करना चाहते हैं, वहाँ पे स्पीसीज लोग हों और खासकर उसकी जनसंख्या ठीक ठाक हो और हर ट्रॉपिक लेवल में हो, मतलब हर्बीवोर हो, कार्निवोर हो, टॉप प्रीडेटर हो, सारा चीज़ उसमें हो। तो क्राइटेरिया 2 ये है क्राइटेरियन। ठीक है। तीसरा क्राइटेरियन है कि वहाँ पे अथॉरिटी जो उसको मैनेज कर रही है वो लोकल या ट्राइबल कम्युनिटी के साथ साठगांठ कर रही है, यानी कि सिर्फ सरकार का आदमी उसको मैनेज कर रहा है, नहीं, लोकल लोग भी कर रहे हैं। तो थर्ड क्राइटेरियन है। ठीक है। तीन तीन क्राइटेरिया को फॉलो करके जो है आपको यूनेस्को का डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर उसको यूनेस्को जो है वो अप्रूव करती है। क्लियर हो गया। एक सेविल स्ट्रेटजी के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि 1995 का एक सेविल स्ट्रेटजी है। तो सेविल स्ट्रेटजी ये बोलता है, ये स्पेन में इसको से एडॉप्ट किया गया, स्वीकार किया गया था, ये बोलने के लिए कि बायोस्फीयर रिजर्व का जो भूमिका है, वो सिर्फ आपको संरक्षण करना नहीं है बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना भी है, सतत विकास। तो ये बस सेविल स्ट्रेटजी आप याद रखेंगे कि ये किससे रिलेटेड है, तो बायोस्फीयर रिजर्व से, बस इतना ही काम का रहेगा। ठीक है। अब देखो बायोस्फीयर रिजर्व में मैंने बताया कि उसमें बहुत बड़ा एरिया होता है, तो पूरा बायोस्फीयर रिजर्व को जनरली 3 पार्ट में बांटा जाता है। ठीक है। तो एक होता है कोर एरिया। ठीक है। कोर एरिया मतलब ये एरिया में क्या है, इसको यहाँ पे नेशनल पार्क होगा या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा। ठीक है। तो उसको कोर एरिया बोलते हैं। उसके बाद का एरिया, ये जो एरिया है, वो बफर एरिया बोलते हैं, और बाहर का जो एरिया होता है उसको ट्रांजिशन एरिया बोलते हैं। ठीक है। तो ये कोर हो गया, CBT याद रखना, कोर, बफर, ट्रांजिशन। तो ये पूरा बायोस्फीयर रिजर्व, ये पूरा बायोस्फीयर रिजर्व पूरा। उसके सबसे अंदर वाला एरिया जहाँ पे आपको नेशनल पार्क होगा, ठीक है, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा, तो उसको हम लोग कोर एरिया बोलेंगे। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होगा। ठीक है। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होगा। आप सोच रहे होंगे कि सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो अलाउ होता है। अरे अलाउ होता है लेकिन कम होता है ना, तो यहाँ पे मोटा मोटा आप समझिए, ह्यूमन एक्टिविटी कोर एरिया में नहीं करेंगे। ठीक है। और इसमें नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, और यहाँ पे चूंकि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसलिए इसका स्टेटस कैसा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में इसको रेगुलेट कर रही है। ये हो गया कोर एरिया। ये जो बफर एरिया है, तो बफर एरिया में मानव गतिविधि अलाउ होता है लेकिन लिमिटेड। यहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग या इको टूरिज्म, ये बस आप याद रखें। टूरिज्म अलाउ है लेकिन इको सिस्टम को ध्यान में रख के इको टूरिज्म। ये आप याद समझिएगा कि कोर एरिया में कोई भी आप ह्यूमन एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। बफर एरिया में आप रिसर्च कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग है, इको टूरिज्म, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी थोड़ा मोड़ा अलाउ है, लिमिटेड। ठीक है। और ये कोर एरिया के बाहर होता है। ठीक है। ट्रांजिशन जोन होता है वो बफर एरिया के बाहर होता है। यहाँ पे आदमी रह सकता है, आदमी यहाँ पे रह सकता है, ह्यूमन सेटलमेंट। एग्रीकल्चर आप यहाँ पे कर सकते हैं, टूरिज्म कर सकते हैं, यहाँ पे आप इको टूरिज्म कर सकते हैं, यहाँ पे आप टूरिज्म कर रहे हैं। यहाँ सस्टेनेबल लाइवलीहुड, जीवन यापन के लिए भी आप यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन सतत तरीका से अलाउ है। ठीक है। मकसद यही था ट्रांजिशन एरिया को बनाने का कि यहाँ पूरा एनिमल ये सब रह रहा है, और इधर आदमी रह रहा है, नॉर्मल सा एरिया। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेट करने का काम था, ताकि जो मानव और ह्यूमन और एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट हो मानव और जानवर का, वो कम हो। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं इको सेंसिटिव जोन के बारे में। नेक्स्ट है दोस्तों इको सेंसिटिव जोन। ठीक है। इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, तो मान लीजिए ये नेशनल पार्क है, ठीक है, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो और यहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो क्या नेशनल पार्क तुरंत खत्म होने के बाद लोगों को रहना ठीक रहेगा? नहीं। जानवर को थोड़ी पता है कि भाई यहाँ पे मेरा एरिया खत्म हो रहा है, हमको नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे कुछ अगर होगा कि यहाँ पे जंगल है, यहाँ पे चलो घास वास टाइप का कुछ उगा देंगे, या पेड़ पौधा टाइप का हल्का फुल्का, और थोड़े दूर बाद अगर जानवर को यहाँ पे लोगों को बसाएंगे, ठीक है, तो जानवर भी बचा रहेगा, मतलब ह्यूमन और एनिमल में कॉन्फ्लिक्ट होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है। इंसान को भी पता रहेगा कि हमको आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि देखो यहाँ पे जंगल खत्म हो गया और यहाँ पे एरिया
इको सेंसिटिव अगर डिक्लेयर कर देंगे तो बहुत सारे एक्टिविटी को यहाँ पे रेगुलेट करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं, अलाउ नहीं करते हैं। तो वैसा एरिया जो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के सट के हो, चारों तरफ हो, ठीक है, क्यों बनाते हैं ऐसा? क्योंकि इकोलॉजिकल डैमेज, ताकि पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति कम हो, तो उसको हम लोग इको सेंसिटिव जोन बोलते हैं। पर्पस वही होता है। ये एक ट्रांजिशन जोन भी होता है जो शॉक एब्जॉर्ब का काम करता है ना? समझ में आ रहा है? और प्रोटेक्टेड एरिया पे प्रेशर कम होता है। समझ में आया? नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे प्रेशर कम होगा, जानवर थोड़ा निकल भी जाएगा तो बाहर से भी शिकार विकार करके आ जाएगा, उसको वहाँ पे एरिया सिर्फ जंगल पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। यहाँ पे कोई कुछ है, चलो ठीक है, यहाँ पे भी शिकार कर, यहाँ पे कुछ दिक्कत हुआ तो यहाँ पे आगे कर लिए, फिर चला गया। लेकिन यहीं पे मान लो जंगल खत्म हो गया, फिर यहीं पे लोग रहने लगेंगे, तो फिर तुरंत ये घुस जाएगा, आदमी को मारेगा और खुद भी मरेगा। ठीक है, तो उसको इको सेंसिटिव जोन बोलते हैं। कितना कितना होता है इको सेंसिटिव जी? हमारा नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना दूर तक होगा? 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, कितना? तो जहाँ पे नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खत्म हो जाता है, उसके बाउंड्री से लेके जनरली 10 10 किलोमीटर तक एरिया जो होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अनुसार उसको इको सेंसिटिव जोन जो है डिक्लेयर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 2022 में कि कम से कम आप 1 किलोमीटर तो जरूर करेंगे। 10 किलोमीटर तक मैक्सिमम कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 1 किलोमीटर तक एरिया को इको सेंसिटिव जोन जो है डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? मिनिमम 1 किलोमीटर और मैक्सिमम कितना? 10 किलोमीटर। उससे ज़्यादा भी सरकार कर सकती है, लेकिन चलो मैक्सिमम 10 मान के चलते हैं। अगर स्टेटस देखेंगे कि नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चलो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में किया जाता है, तो इको सेंसिटिव जोन किसके अंदर में किया जाता है? तो इको सेंसिटिव जोन के बारे में कोई भी कानून में मेंशन नहीं है। जनरली इसको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में करते तो हैं, लेकिन किसी एक्ट के अंडर में जो है ये मेंशन नहीं है इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, लेकिन सरकार जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो एक्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है, उसके तहत गवर्नमेंट को अलाउ किया जाता है कि हाँ ठीक है, कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए वो कुछ एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। लेकिन इको सेंसिटिव जोन जो शब्द है वो किसी कानून में मेंशन नहीं है। अब देखो, इको सेंसिटिव जोन में ऐसा नहीं है कि सभी कार्य को वहाँ पे रोक देंगे, नहीं। कुछ कार्य को हम लोग याद रखें, 3 तरह का कार्य होता है इको सेंसिटिव जोन में। कुछ कार्य को हम लोग प्रोहिबिट करेंगे कि मतलब ये नहीं करना है। क्या नहीं करना है? कॉमर्शियल माइनिंग, वहाँ पे आप खनन करेंगे, वाणिज्यिक रूप से खनन नहीं कर सकते। वहाँ पे आप सॉमिल, लकड़ी को काटने वाला कारखाना जो है नहीं लगा सकते। फिर इंडस्ट्री का पोल्यूशन, जो ऐसा इंडस्ट्री जो पोल्यूशन कर रहा है, वो वहाँ पे आप नहीं खोल सकते। फिर बड़े बड़े जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, बड़े बड़े जल विद्युत परियोजना, वो आप नहीं कर सकते, ये पूरी तरह से वर्जित है। कुछ एक्टिविटी जो है वो अलाउ है। क्या क्या आप कर सकते हैं? तो आप एग्रीकल्चर वहाँ पे कर सकते हैं। आप वहाँ पे रेन वाटर एग्रीकल्चर, लेकिन जो आप कर रहे हैं बस वही, ये नहीं कि आप पूरा इकोसिस्टम को चेंज करके एग्रीकल्चर नया सिरा से नहीं कर सकते। जो आप जनरली कर रहे हैं, जो मेथड से, जो तरीका से, वो करते रहिए। जल, वर्षा जल का जो हार्वेस्टिंग होता है ना, जल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती आप कर सकते हैं। बाकी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड में आता है, आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शन होगा, मतलब कुछ सीमा के अंदर कर सकते हैं। जैसे होटल खोलना या रिसोर्ट खोलना या कंस्ट्रक्शन करना, वो किसी सीमा तक होगा। तो याद रखना कि इको सेंसिटिव जोन में जो एक्टिविटी करते हैं, वो कुछ एक्टिविटी पूरी तरह से वर्जित होती है, वो ये है। कुछ एक्टिविटी रेस्ट्रिक्टेड होती है, प्रतिबंधित है, लेकिन अनुमति से कर सकते हैं या कुछ लिमिट तक कर सकते हैं, वो ये है। और कुछ एक्टिविटी अलाउ है, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं होगा, कोई परमिशन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, आज के क्लास को हम लोग यहीं पे करते हैं दोस्तों। हम लोग फिर आपका नेक्स्ट क्लास में कंजर्वेशन रिजर्व के टॉपिक को करेंगे। ठीक है, और कल ही जो है हम लोग आपका सॉल्यूशन भी देख लेंगे, है ना? जो एमसीक्यू हमने दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 278 से लेकर 345 तक, है ना? 345 तक था। हाँ ठीक है, ये जो हमने दिया था ये दोनों हम लोग कर लेंगे, ठीक है, कल। राइट, तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, आप लोग घबराइएगा नहीं, बस आराम से आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, और डेली क्लास ही अटेंड कीजिए, आप देखेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा एग्ज़ाम को निकालने में। ठीक है, ताकि हम धीरे धीरे इसलिए बढ़ रहे हैं, ताकि हम जो आपको सिखाना चाह रहे हैं आप सीखिए। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हम देना चाह रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को लीजिए, और आप देखेंगे कि आपका धीरे धीरे इतना क्लैरिटी हो जाएगा चीज़ों को लेके कि आपको कोई चीज़ रटना नहीं पड़ेगा, बस समझे रहेंगे तो एग्ज़ाम में आप आसानी से उसको यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि हम क्वेश्चन भी आपको देख रहे हैं, सॉल्व करा रहे हैं, और हम पूरा टू दी पॉइंट पढ़ा रहे हैं, कोई फालतू बकवास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमको आता भी नहीं करना और हम कर भी नहीं रहे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू दोस्तों, हम लोग कल मिलते हैं, और कल हम लोग आगे का ये टॉपिक कंप्लीट करके और उसके बाद एमसीक्यू का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। जो इकोनॉमी का क्लास हम ले रहे थे, ठीक है, वो भी आपका 1 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए घबराएं नहीं, आराम से आप पढ़िए।